और जितना आप खुशी, कनात और सुकून की कैफ़ियत में रहेंगे, उतना आपके हार्मोन्स का नॉर्मल और बैलेंस रहने का तवाज़ुन और उसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। लोग कभी भी हार्ट अटैक से नहीं मरते हैं, लोग हमेशा स्ट्रेस से मरते हैं। जो स्ट्रेस होता है वो जाके आपके लिवर पे अफेक्ट करता है, आपके गम की फीलिंग, आपके जज्बात की फीलिंग, आपके दिल को बिल्कुल नकारा कर देती है, आपके ऑर्गन्स को तबाह कर देती है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी इंसान का, किसी आशिक का, किसी महबूब का या किसी भी रिश्ते का आपके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि आप उसकी छोटी सी बात को 10 साल तक अपने दिल से लगा के बैठे और अपने आप को बीमार कर लें। तो इस बात की जो मैंने आपसे अभी की है, इसकी ओरिएंटेशन नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड हाउ टू मैनेज योर डे एंड हाउ टू बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होती क्या है, उसको कभी पढ़ाया नहीं गया, घरों में इस पे बात नहीं होती, इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया। मेरे हिसाब में हर इंसान की हैप्पीनेस जो है वो उसके अपने ख़र्चे पे, बल्कि बग़ैर ख़र्चे की होनी चाहिए। हैप्पीनेस का ताल्लुक महबूब के खुश होने से या आपकी इमोशंस की वैलिडेशन से नहीं होना चाहिए कि यार मैंने किसी को मोहब्बत की, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने एक रिश्ता निभाया, उसने मेरे साथ वापस मुझे वैसे ही रिबाउंड इफ़ेक्ट नहीं दिया। मोहब्बत को अपने लिए रखें, अनकंडीशनल रखें, शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत में रहें, तो आपका स्ट्रेस लेवल यानी कॉर्टिज़ोल हार्मोन जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस को डिफ़ाइन करता है, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। एंड एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, मेरी इस बात से आप एग्री करेंगे और करेंगी कि आप अरबों करोड़ों इंसानों से बेहतर सूरत हाल में होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अपने हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली आपके अपने हाथ में हैं, किसी और के हाथ में नहीं है। हम ये सोचते ज़रूर हैं कि ये किसी और के हाथ में है, लेकिन नहीं। आपकी खुशी, आपका गम आपके अपने हाथ में होनी चाहिए, आपका दिन अपने हाथ में होना चाहिए, आपकी शुक्रगुज़ारी और आपकी अताअत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इंसानों के लिए नहीं होनी चाहिए। तो जब ये हम बेसिक रूल्स डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे कि ट्रीटमेंट के लिए मैं क्या चूज़ करती हूँ और मेरे क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं एज एन एस्थेटिशियंस। तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी यूजुअली मुझे कॉकटेल ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि एक क्लाइंट आए और मैं उसको बिल्कुल हवा में एक ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पे हम शुरू हो जाएंगे, बल्कि इवैल्यूएशन के बाद हम यूजुअली डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस क्लाइंट के लिए ये कॉकटेल डिसाइड होगी, और एवरी सिटिंग के बाद हम दोबारा बैठते हैं और उसको रीवैल्यूएट करते हैं। यूजुअली अगर कोई क्लाइंट आए और हमें कुछ सीधी चीज़ें नज़र आ रही हों तो 2-3 मैक्सिमम 2 ट्रीटमेंट्स के बाद आई एडवाइस कि आपने वापस मेरे पास क्लिनिक में आना है, एंड वी आर गोइंग टू सिट टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि पिछले ट्रीटमेंट का कैसा रिज़ल्ट आया है और अब हम आगे क्या करेंगे। अच्छा, मीज़ोथेरेपीज़ जो हैं दे आर वेरी लेस टॉक्ड अबाउट एंड वेरी लेस अंडरस्टूड। मीज़ोथेरेपीज़ के अंदर यूजुअली लोग आज तक ग्लूटाथायोन या तो ओरल खा रहे हैं या फिर लोग जो हैं वो आईवी इंजेक्टेबल की फॉर्म में ग्लूटाथायोन ले रहे हैं। बट मैं इन दोनों तरीक़ों में से आईवी ग्लूटाथायोन जो है उसको ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जब आप इंट्रावीनस रूट के थ्रू कोई भी चीज़ देते हैं तो वो लिवर और किडनी में बिला वजह ज़ाया नहीं हो रही होती, बिकॉज़ मैदे का रोल नहीं होता और दवाई जो है वो सारी डायरेक्ट आपके ब्लड में चली जाती है, और जब वो ब्लड में चली जाती है तो उसके बाद उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल ग्लूटाथायोन के। सो आई प्रेफर दैट। नंबर 2, मीज़ोथेरेपी के तौर पे जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है उस एरिया के अंदर जो है एज अ मीज़ो ग्लूटाथायोन की स्पेशल कॉकटेल्स आती हैं जो हम यूज़ करते हैं। उससे हमें क्या इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे कोलेजन बूस्टिंग होती है, लोकलाइज्ड एरिया पे जब हम इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे स्किन ब्राइटनिंग होती है, ओपन पोर्स श्रिंक होते हैं, फाइन लाइन रिंकल्स जो हैं वो कवर होती हैं, आपकी स्किन वहाँ से डिटॉक्सिफाई करती है, बिकॉज ग्लूटाथायोन का मेन पर्पज़ ही डिटॉक्सिफिकेशन है। सो
नंबर 2 जो मीज़ोथेरेपी बहुत अच्छी मुझे लगती है और उसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो विटामिन सी है। विटामिन सी हम ग्लूटाथियोन के साथ आईवी इन्फ्यूजन्स में भी दे रहे होते हैं। विटामिन सी बिकेम वेरी फेमस एंड इट बिकेम वेरी फ़ेमिलियर टू एवरीबॉडी सिंस कोविड के ज़माने से एवरीबॉडी नोज़ कि ये बहुत इसका इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिन लोगों को आप कैंसर की कीमोथेरेपीज़ वगैरह हो रही होती हैं, पोस्ट केयर में उनको विटामिन सी दिया जा रहा होता है बहुत ज़्यादा आईवी या ओरल, और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। एंड जब पिगमेंटेशन का क्लाइंट हमारे पास आता है तो दिस इज़ अंडरस्टूड कि उनके जो इम्यून मैकेनिज़म्स हैं वो डिरेंज्ड हैं, दे आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ ब्रेकेज, यानी उनका जो इम्यूनिटी का ब्रेक एक बैरियर होता है हर इंसान का, जो उसको बचाता है बीमारियों से, वायरस से, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अफेक्ट से। तो दिस इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि इनको विटामिन सी देने से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। और अगर कोई एलर्जीज़ भी साथ शामिल हैं, जैसे कोई डस्ट एलर्जी या पॉलन एलर्जी, तो पेशेंट की अपनी, क्लाइंट की अपनी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इंटरनली बॉडी की, दे गेट मच बेटर बाय विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो स्किन के अंदर जो सन डैमेज हुआ हुआ होता है उसको बहुत बेहतर करता है, स्किन को ब्राइट करता है, स्किन के अंदर ऐसे मैकेनिज़म्स को बूस्ट करता है जो हीलिंग की तरफ लेके जाएं स्किन को। सो विटामिन सी की एक मीज़ो जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांज़ामीन को लोग बहुत यूज़ करते हैं फॉर पिगमेंटेशन के लिए एज अ मीज़ोथेरेपी, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी, ओरल फॉर्म में भी, एंड इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं, सॉरी, मीज़ो की फॉर्म में, यानी ट्रांज़ामीन की कॉकटेल्स आती हैं जो एंटी एजिंग से ज़्यादा एंटी पिगमेंटेशन में यूज़ होती हैं, एंड जो आपका लोकलाइज्ड एरिया है वहाँ पे उसको हम इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब भी पिगमेंटेशन के लिए मीज़ोज़ की बात होती है तो हमारे पास एक फुल रेंज आती है फॉर मीज़ोथेरेपीज़, जिसमें डिफरेंट किस्म की जो सेकंड और थर्ड टियर में आते हैं उसमें हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड है, रेटिनॉल है, उसमें आप डिफरेंट तरह के और सीरम्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं फॉर माइक्रो नीडलिंग, ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हों, स्किन को प्लम करें, वहाँ कोलेजन को बूस्ट करें और जो डैमेज हुआ हुआ है उसको रिड्यूस करें।